Good morning, student. Today we will start BCom Part Third ABST पेपर फर्स्ट. स्टूडेंट अपना जो टॉपिक है वो कंसोलिडेट बैलेंस शीट का है. लास्ट क्लास में हमने ये नया टॉपिक स्टार्ट किया था. इससे पहले हमने यूनिट नंबर 2 कंप्लीट की है और ये जो टॉपिक है कंसोलिडेट बैलेंस शीट का, इसमें लास्ट क्लास में मैंने आपको इसकी चैप्टर की पूरी थीम एक्सप्लेन की थी. आज अपन इसको नोट करेंगे पॉइंट टू पॉइंट. इसमें अपने को क्या करना है, कंसोलिडेट बैलेंस शीट में दो कंपनियों की बैलेंस शीट को मर्ज करके एक बैलेंस शीट क्रिएट करते हैं, दैट इज कंसोलिडेट बैलेंस शीट. इसको बोलते हैं कंसोलिडेट बैलेंस शीट. अब लास्ट क्लास में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, डेट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, परसेंटेज ऑफ एक्विजिशन और प्री एक्विजिशन पीरियड और पोस्ट एक्विजिशन पीरियड. ये सभी डिटेल से मैंने एक्सप्लेन किया था. एक कंपनी दूसरी कंपनी को होल्ड करती है, 50% से अबव होल्ड करती है तो वो कंपनी होल्डिंग कहलाती है, और जिसको भी होल्ड किया है वो कंपनी सब्सिडरी कंपनी कहलाती है. अब होल्डिंग कंपनी के द्वारा जब होल्ड किया जाता है तो क्या क्या कैलकुलेशन की जाती है, उस पॉइंट पर अपन आते हैं. तो जैसे ही कोई कंपनी किसी दूसरी कंपनी के अबव 51% से एक्वायर्ड कर लिए जाते हैं, परचेज कर लिए जाते हैं, तो वो क्या क्या कैलकुलेशन करती है उसके बारे में हम आज बात करेंगे. इससे पहले देखिए, फिर मैं रिपीट कर देता हूँ. होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, एक्विजिशन ऑफ शेयर्स, प्री एक्विजिशन और पोस्ट एक्विजिशन. तो प्रत्येक क्वेश्चन में स्टूडेंट अपने को न्यूमेरिक जो क्वेश्चन अपन स्टार्ट करेंगे उसमें अपने को फर्स्ट क्या करना पड़ेगा कि अपने को 7 पॉइंट ऊपर हेडिंग के रूप में लिखने हैं, और वो हेडिंग लिखने के बाद फिर पॉइंट अपने को स्टार्ट करने हैं, मतलब प्राइमरी कैलकुलेशन करनी है. फर्स्ट है नेटवर्थ कैलकुलेट करना. क्या कैलकुलेट करना? नेटवर्थ कैलकुलेट की जाएगी. इसके बाद अपने को गुडविल और कैपिटल रिजर्व की कैलकुलेशन करनी होगी. इसके बाद माइनॉरिटी शेयर होल्डर इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करनी होगी. इसके बाद कंसोलिडेट प्रॉफिट कैलकुलेट किया जाएगा, और लास्ट में अपने को बैलेंस शीट क्रिएट करनी है. ये सभी पॉइंट रहेंगे जो आज अपन क्लास में कंप्लीट करेंगे, और आप साथ में इसको नोट भी करना. यस, देखिए, अब होल्डिंग कंपनी क्या होती है, सब्सिडी क्या होती है, ये पूरा मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ. तो स्टार्टिंग में आपको क्या करनी है, इनकी हेडिंग लिखनी है. तो आप लिखना स्टार्ट करिए. ये कोई कैलकुलेशन नहीं है, प्रत्येक क्वेश्चन में स्टार्टिंग में क्या है, 7 पॉइंट लिखे जाएंगे. तो जैसे आप अपने रजिस्टर में नोट कर रहे होंगे, कंसोलिडेट बैलेंस शीट वाला जो टॉपिक है उसमें स्टार्ट कर दीजिए. देखो, नेम ऑफ होल्डिंग कंपनी, नेम ऑफ होल्डिंग कंपनी, और आगे आप डैश कर देना. जैसे आपने लिखा है नेम ऑफ होल्डिंग कंपनी डैश डैश डैश. जब भी क्वेश्चन करेंगे नेम ऑफ होल्डिंग कंपनी ऑफ कंपनी का जो नाम दिया हुआ है वो देख के लिख देंगे. समझ में आ रहे सभी के. सेकंड पॉइंट लिखिए, नेम ऑफ सब्सिडरी कंपनी. नेम ऑफ सब्सिडरी कंपनी, ये होल्डिंग कंपनी है. नेम ऑफ सब्सिडरी कंपनी. इसके बाद लिखिए डेट ऑफ एक्विजिशन ऑफ शेयर्स. एक्विजिशन ऑफ शेयर्स, डेट ऑफ एक्विजिशन ऑफ शेयर्स. इसके बाद लिखिए परसेंटेज ऑफ एक्विजिशन ऑफ शेयर्स. परसेंटेज ऑफ एक्विजिशन ऑफ शेयर्स. परसेंटेज ऑफ एक्विजिशन ऑफ शेयर्स. इसके बाद लिखिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ शेयर्स. कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ शेयर्स. और इसके बाद आप लिखोगे प्री एक्विजिशन पीरियड. प्री एक्विजिशन पीरियड, और लास्ट में लिखना पोस्ट एक्विजिशन पीरियड. पोस्ट एक्विजिशन पीरियड. तो इस प्रकार से अपने कितने पॉइंट कंप्लीट हो गए? 7 पॉइंट जो हेडिंग है. बट इसमें आप ऐसे हेडिंग मत लिखना, ऐसे मत लिखना 1 2 3 ऐसे लिखने की आवश्यकता नहीं है. आपको नीचे ऊपर डायरेक्ट लाइन में लिखनी है, जिसमें अपने को प्रत्येक क्वेश्चन में जैसे अपन रीड करते हैं इनके आंसर देने अपने को 7 जो पॉइंट है उनके. उसके बाद अपन इसकी जो भी प्राइमरी कैलकुलेशन है वो स्टार्ट करेंगे.
तो ये आई थिंक आपने लिख लिया होगा। फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, नेम ऑफ होल्डिंग कंपनी, आगे डैश कर देना, नेम ऑफ सब्सिडरी कंपनी, परसेंटेज ऑफ शेयर एक्विजिशन, फिर डेट ऑफ एक्विजिशन, फिर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, प्री एक्विजिशन पीरियड और पोस्ट एक्विजिशन पीरियड। इस प्रकार से ये 7 पॉइंट हेडिंग के रूप में, ये मान लीजिए ये हेडिंग है क्वेश्चन की, जिसमें अपन उसको डिस्क्लोज करेंगे, बताएंगे कि ये कार्रवाई। उसके बाद हम जो भी कैलकुलेशन करनी है वो स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट अपनी जो कैलकुलेशन है वो है नेट वर्थ। क्या है? नेट वर्थ। फर्स्ट अपनी कैलकुलेशन ये रहेगी स्टूडेंट नेट वर्थ। समझ आ रहे हैं? फर्स्ट कैलकुलेशन किसकी है? नेट वर्थ ऑफ सब्सिडरी कंपनी। इसको क्लेम कर देते हैं नेट वर्थ ऑफ सब्सिडरी कंपनी। अब अपने पास हेडिंग ये है नेट वर्थ ऑफ सब्सिडरी कंपनी। अमाउंट का एक कॉलम बना लीजिए और स्टार्ट करते हैं इसको। फर्स्ट तो अपन ये देखते हैं कि नेटवर्थ होती क्या है। नेटवर्थ मीन्स नेट एसेट्स ऑफ कंपनी। कंपनी की जो नेट एसेट्स है उसको ही नेटवर्थ बोलते हैं। इक्विटी शेयर होल्डर है, उनकी इक्विटी होल्डर में अपने को ये देखना है कि नेट एसेट्स कैसे कैलकुलेट की जाती है, वैसे ही अल्टरनेटिव तरीके से कैसे की जाती है, वैसे ही अपने को नेटवर्थ कैलकुलेट करना है। अब नेटवर्थ कैलकुलेट करने के लिए क्या प्रोसेस है वो मैं आपको नोट करवा देता हूँ। तो इसमें आप ऐसे लिखते जाए, जैसे इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है, इस प्रकार से आप नोट करते जाइए इक्विटी शेयर कैपिटल। इसके बाद लिखिए ना जर्नल रिजर्व लास्ट ईयर्स या ओपनिंग बैलेंस। इसके बाद P&L अकाउंट लास्ट ईयर्स या ओपनिंग बैलेंस, ठीक है। इसके बाद एनी अदर रिजर्व लास्ट ईयर्स, एनी अदर रिजर्व लास्ट ईयर्स। इस प्रकार से लिखते जाना आप। ये लास्ट ईयर का मतलब ओपनिंग बैलेंस पे आप बोल सकते हो कि जनरल रिजर्व ओपनिंग बैलेंस है तो यहाँ लिखना है, क्लोजिंग बैलेंस नहीं लिखना है। इसी प्रकार से P&L है, उसका भी लास्ट ईयर का मतलब ओपनिंग बैलेंस, लास्ट ईयर का जो क्लोजिंग हो करंट का क्या होगा ओपनिंग, तो यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस है तो आपको लिखना है। कहने का मतलब कोई भी रिजर्व आप यूज करते हो तो उसका ओपनिंग बैलेंस यहाँ लिखा जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस नहीं लिखा जाएगा। ये स्टूडेंट अपने को याद रखना है, ध्यान रखना है अपने माइंड में। उसमें अपने को नहीं कहेगा कि नेटवर्थ में लिखिए, आपको ये चेक करना है कि ओपनिंग बैलेंस है या लास्ट ईयर्स का है, क्लोजिंग बैलेंस वो करंट का ओपनिंग होता है वो यहाँ लिखा जाता है। और यदि क्वेश्चन में नहीं दे रखा है तो अपने को स्टूडेंट नहीं लिखना है। क्लियर? इसके बाद आप लिखिए प्री एक्विजिशन प्रॉफिट। प्री एक्विजिशन प्रॉफिट, ठीक है, ये लास्ट ईयर का नहीं है, ये प्री एक्विजिशन प्रॉफिट हम कैलकुलेट करेंगे, वो अपने को लिखना है। फिर लिखना है प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स। प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स, ये सभी लिख के आप ऐसे टोटल करोगे। प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स, फिर यहाँ ऐसे लिखना है लेस, ये तो ऐड के आइटम थे, आप ऐड करते गए, कंडीशन के अकॉर्डिंग लिखना है। सभी आइटम नहीं लिखे जाएंगे एक ही क्वेश्चन में, ये तो हम फर्स्ट से एंड तक के जितने भी क्वेश्चन है उस
इसमें क्या क्या लिखा जाएगा वो पूरा आपको पता है। ये अपने स्टेप है, इस स्टेप से अपने को कैलकुलेट करना है। कभी आप उसमें देखो कि एक्विजिशन प्रॉफिट कहाँ है, जनरल रिजर्व कहाँ है, पी&एल में पी&एल का बैलेंस कहाँ है, दे ही नहीं लिखा तो आप सोचोगे भाई नहीं दे रखा, क्वेश्चन हल कैसे होगा। नहीं दिया है कोई दिक्कत नहीं, अपने को लिखना ही नहीं है, दिया हुआ है तो यहाँ लिखते हैं। क्लियर। अब लेस में क्या क्या आइटम आएगा वो लिखिए। लॉस ऑन रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, लॉस ऑन रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, ठीक है। यहाँ लिख देना लॉस ऑन रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, ठीक है। अंदर ही लिखते जाना, ऐसे जो भी मैं बोल रहा हूँ वो अंदर आप लिखते जाना, फिर अंदर ही डैश करके फिर इनका टोटल बाहर, ठीक है। इस प्रकार से आपको लिख देना। फिर लिखो डिस्काउंट ऑन डिवेंचर, डिस्काउंट ऑन डिवेंचर, फिर लिखिए अंडरराइटिंग कमीशन, अंडरराइटिंग कमीशन, फिर लिखिए पी&एल अकाउंट डीआर बैलेंस, पी&एल अकाउंट डीआर बैलेंस। ये स्टूडेंट सीआर बैलेंस है यहाँ पर। आपको पता है क्या डीआर बैलेंस का मतलब क्या होता है, लॉस है, पी&एल अकाउंट लॉस दिखा रहा है, सीआर बैलेंस का मतलब क्या है, प्रॉफिट दिखा रहा है। तो सीआर बैलेंस यहाँ आता है, डीआर बैलेंस यहाँ लिखा जाता है। तो ये मेन पॉइंट थे, इनको आप कंप्लीट करके ये अपना रिजल्ट आएगा, उसको अपन बोलेंगे नेट वर्थ, नेट वर्थ, ठीक है। नेट वर्थ ऑफ सब्सिडरी कंपनी, नेट वर्थ ऑफ सब्सिडरी कंपनी, सब्सिडरी कंपनी का नेट वर्थ कैलकुलेट कर लिया है, ठीक है। अब आपको होल्डिंग कंपनी का भी करना है, बिल्कुल नहीं करना है। जो भी कैलकुलेशन करेंगे वो सब्सिडरी कंपनी के लिए ही करेंगे, क्योंकि होल्डिंग कंपनी तो ओनर है, इनडायरेक्ट मालिक है, वो अपनी कैलकुलेशन थोड़ी करेगी, वो तो सब्सिडी कंपनी है उसकी कैलकुलेशन करेगी। तो बच्चे कुछ क्या है कंफ्यूज रहते हैं। वहाँ पर बैलेंस शीट आपको दो कंपनियों की मिलती है, तो कौन से आइटम शेयर कैपिटल किसका लिखना है, ये किसके लिखने हैं, तो ये अपने को मैंने ऊपर भी लिखवा दिया है, कैलकुलेशन ऑफ नेट वर्थ ऑफ सब्सिडी कंपनी, सब्सिडी कंपनी का करना है। तो सब्सिडी कंपनी के आइटम अपने को लेने हैं, होल्डिंग वाले देखकर नहीं लिखने हैं, ये विशेष कर अपने को ध्यान रखना है। इसलिए मैंने ऊपर हेडिंग में लिखवा दिया है, सब्सिडी कंपनी की कैलकुलेशन की जाएगी, होल्डिंग कंपनी के बाद जो है उनकी कैलकुलेशन नहीं की जाएगी। तो ये फर्स्ट पॉइंट कैलकुलेट हो चुका है स्टूडेंट। प्रत्येक क्वेश्चन में इसी तरीके से आप कैलकुलेट करोगे। अब सेकंड पॉइंट है सेकंड पॉइंट लिखिए कैलकुलेशन ऑफ गुडविल और कैपिटल रिजर्व। पॉइंट नंबर सेकंड, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल और कैपिटल रिजर्व। कैलकुलेशन ऑफ गुडविल और कैपिटल रिजर्व, इसमें एक कैलकुलेट होगा या तो गुडविल या कैपिटल रिजर्व, ठीक है। दोनों कैलकुलेट अपने को नहीं करने हैं, इसमें एक रिजल्ट आएगा, या गुडविल भी हो सकता है या कैपिटल रिजर्व भी हो सकता है। फटाफट लिखिए परसेंटेज ऑफ नेटवर्थ ऑफ शेयर एक्विजिशन, पूरी लाइन लिखिए परसेंटेज ऑफ शेयर एक्विजिशन, परसेंटेज ऑफ नेटवर्थ ऑफ शेयर एक्विजिशन, शेयर एक्विजिशन कितने परसेंट आपने शेयर एक्विजिशन के रखे हैं। जैसे नेटवर्थ अपनी है 1 लाख रुपए और परसेंट है 60%, तो नेटवर्थ जो फर्स्ट पॉइंट में आया उसका 60% काउंट करके यहाँ पर अपने को लिखना है। फिर लिखना है लेस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ शेयर्स, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ शेयर्स, ये हमारे 7 पॉइंट हेडिंग है, उसमें ही एक पॉइंट है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ शेयर्स, वो यहाँ लिखना है। इसके बाद जो रिजल्ट आएगा वो यहाँ, क्या रिजल्ट आएगा, गुडविल कैपिटल रिजर्व। ये माइनस में आए तो आप गुडविल लिख देना, और ये प्लस में आए
तो उसको कैपिटल रिजर्व लिख देना। क्लियर? माइनस में है तो क्या लिखना है? गुडविल। प्लस में है तो क्या लिखना है? कैपिटल रिजर्व। और जो बैलेंस शीट बनेगी तो ये कहाँ जाएंगे? गुडविल आता है तो असेट साइड में, फिक्स एसेट में जाएगा, और कैपिटल रिजर्व आता है तो लायबिलिटी साइड में, रिजर्व एंड सरप्लस हेड में लिखना है। इसलिए ये कैलकुलेट किए जा रहे हैं। क्लियर? चलिए अब इसके बाद पॉइंट नंबर 3 अपन स्टार्ट करते हैं। पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर जो 3 है वो उसमें अपन कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेशन ऑफ माइनॉरिटी शेयर होल्डर इंटरेस्ट। माइनॉरिटी शेयर होल्डर इंटरेस्ट, माइनॉरिटी शेयर होल्डर इंटरेस्ट का मतलब माइनॉरिटी क्या है कि भी आपने 60% एक्वायर्ड कर रखे हैं तो 40% जिसके पास भी वो शेयर्स है उसको माइनॉरिटी शेयर होल्डर इंटरेस्ट बोलते हैं। क्लियर? मतलब आपने 100% परचेज कर रखे हैं, माइनॉरिटी कितने हैं? नहीं है, माइनॉरिटी वाला अमाउंट ही कैलकुलेट नहीं किया जाएगा। बट आपने 60% कर रखे हैं तो 40% इस कंपनी के शेयर किसी दूसरे व्यक्ति और पर्सन के पास है तो वो माइनॉरिटी में आता है, तो उसका भी अपने को पॉइंट एक कैलकुलेट करना है। तो पॉइंट नंबर 3 लगाइए और स्टार्ट करिए उसका फॉर्मेट। कैलकुलेशन ऑफ माइनॉरिटी शेयर होल्डर इंटरेस्ट, अमाउंट का ऐसे ये कॉलम बना लीजिए लास्ट में और लिखना स्टार्ट करिए परसेंटेज ऑफ नेटवर्थ, परसेंटेज ऑफ नेटवर्थ। अब माइनॉरिटी वालों का परसेंट कितना है? 40, तो नेटवर्थ का 40% काउंट करके अमाउंट में लिखा जाएगा परसेंटेज ऑफ नेटवर्थ। तो लिखो ऐड पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट, पोस्ट POST, पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट ऐड करना है। ये कैलकुलेट किया जाएगा, कैसे करना है बताएंगे आप। फिर लिखिए ऐड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ऐड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। यदि प्रेफरेंस शेयर दे रखे हैं तो यहाँ उसको ऐड करना है। फिर लिखिए ऐड प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड, ऐड प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड। ये दोनों ही अपने को यहाँ ऐड करने हैं। यदि क्वेश्चन में प्रेफरेंस शेयर गिवन है और क्वेश्चन में प्रेफरेंस शेयर नहीं है तो ये पॉइंट दोनों नहीं लिखे जाएंगे। ठीक है? सपोज करिए आप होल्डिंग कंपनी है, आपने भी प्रेफरेंस शेयर परचेज कर रखे हैं तो जितने माइनॉरिटी वाले हैं वो माइनॉरिटी में लिख देना। जैसे आपने भी प्रेफरेंस इक्विटी शेयर के साथ प्रेफरेंस शेयर भी परचेज कर रखे हैं तो जैसे 50% प्रेफरेंस शेयर भी ले रखे हैं तो रिमेनिंग जो 50% है वो यहाँ लिखा जाएगा। ये अपने को ध्यान रखना है। ये टोटल करने के बाद ये पॉइंट कंप्लीट है माइनॉरिटी शेयर होल्डर इंटरेस्ट का। इसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट पॉइंट होता है कैलकुलेशन ऑफ कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, कैलकुलेशन ऑफ कैलकुलेशन ऑफ कंसोलिडेटेड प्रॉफिट ऑफ होल्डिंग कंपनी, कैलकुलेशन ऑफ कंसोलिडेटेड प्रॉफिट ऑफ होल्डिंग कंपनी और अमाउंट का एक कॉलम बना लीजिए। ये पॉइंट किसके लिए? होल्डिंग कंपनी का है। होल्डिंग कंपनी अपना कंसोलिडेटेड प्रॉफिट कैलकुलेट कर रही है, मतलब दोनों कंपनियों का मिला के कितना प्रॉफिट होगा वो चेक कर रही है। अमाउंट का एक कॉलम आपने बना लिया है। फिर लिखिए प्रॉफिट गिवन इन बैलेंस शीट ऑफ होल्डिंग कंपनी। होल्डिंग कंपनी की बैलेंस शीट में जो प्रॉफिट दे रखे ना वो लिखना है। फिर लिखो ऐड पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट, POST, पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट। फिर लिखिए लेस रियलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट ऑन क्लोजिंग स्टॉक, रियलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट ऑन क्लोजिंग स्टॉक, ये लेस कर देना। और कोई कार्रवाई है तो आगे जो प्रॉब्लम क्वेश्चन में आएगी जब एक्सप्लेन करेंगे तो ये ऐड लेस करने के बाद कंसोलिडेटेड प्रॉफिट आएगा जो आपको रिजर्व एंड सरप्लस हेड में लिखना है। माइनॉरिटी है ये भी लायबिलिटी साइड में ही, रिजर्व एंड सरप्लस हेड के नीचे एक हेड बनाना है, माइनॉरिटी शेयर होल्डर इंटरेस्ट वहाँ लिखना है। ठीक है? इसके बाद स्टूडेंट आपको क्या करना है, एक नोट लगा के करंट ईयर का प्रॉफिट कैलकुलेट किया जाएगा। नॉर्मल तरीके से करंट ईयर का हम प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। करंट ईयर का प्रॉफिट कैसे, प्रॉफिट जो दे रखे है उसमें जनरल रिजर्व में कितना ट्रांसफर किया है वो ऐड कर देंगे, प्रेफरेंस शेयर को जो डिविडेंड दिया है वो लेस कर देंगे और ओपनिंग एंड का बैलेंस भी लेस कर देंगे। ये ऐड लेस करने के बाद जो आएगा उसको बोलते हैं करंट ईयर प्रॉफिट। ठीक है? तो यहाँ तक आपने नोट कर लिया है, इसको आप अच्छी तरह से तैयार करना। जब आगे वाली क्लास में हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे ना तो इसी फॉर्मेट से करेंगे। ये फॉर्मेट कंप्लीट होने के बाद बैलेंस शीट क्रिएट की जाएगी। ठीक है? अब
कैसे की जाएगी अपन क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे जब समझ में आएगा। बट ये 4 पॉइंट है, ये आपको प्रत्येक क्वेश्चन में करने हैं। स्टार्टिंग में 7 लाइनों की हेडिंग लिखनी है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू।